हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी प्रतीक कौशिक। स्वागत है आप सभी का टीडीएस एंड टीसीएस रेट्स के क्विक रिवीजन्स में। तो इस वीडियो में जो हम रिवाइज करने वाले हैं, जो भी हमारी टीडीएस और टीसीएस की रेट्स हैं, उनका हम क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट में रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि टीडीएस होता क्या है। देखो, टीडीएस के केस में क्या होता है, एक तो होता है पेयर और एक होता है पेई। तो ये जो पेयर होता है, ये क्या होता है, पेई को कुछ पेमेंट करता है। पेयर क्या होता है, पेमेंट करने वाला, और पेई क्या होता है, उस पेमेंट को रिसीव करने वाला, रिसीवर। तो ये जब ये पेमेंट करता है, तो उस पेमेंट को पे क्या करता है, ये जो पेयर होता है, ये क्या करता है, सर्टेन डेट से एक टैक्स का अमाउंट डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कर देता है। और जो रिमेनिंग अमाउंट होता है, वो क्या करता है, पेई को क्या कर देता है, वो पेमेंट कर देता है। जैसे कि सपोज ए है, ए बी को क्या करता है, कोई पेमेंट करता है 1 लाख रुपए का, तो वहां पे क्या करता है, 10% का वो टीडीएस डिडक्ट करके वो क्या करता है, 10,000 रुपए तो गवर्नमेंट को जमा कर देगा। 90,000 रुपीज जो है, वो उसको बी को क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा। इसको बोलते हैं टीडीएस। मतलब टीडीएस में क्या होता है, इसको फुल फॉर्म में बोलते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक डिडक्ट, इस पेयर को ही यहाँ पे फिर डिडक्टर बोलते हैं, और इस पेई को फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिडक्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिडक्टी बोलते हैं। डिडक्टर जो टीडीएस डिडक्ट करेगा, डिडक्टी जिसका टीडीएस डिडक्ट होना है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सेक्शन जो है सेक्शन 192। सेक्शन 192 कहता है सैलरी के बारे में। यदि कोई एम्प्लॉयर है, मतलब एम्प्लॉय की सैलरी का पेमेंट करता है, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे क्या करता है, वो स्लैब रेट से उसका टीडीएस डिडक्ट करता है। उसके बाद आता है सेक्शन 192 है। सेक्शन 192 ए कहता है कि प्रीमेचर विड्रॉल फ्रॉम ईपीएफ है। तो यदि आप क्या करते हो, प्रीमेचर विड्रॉल करते हो आपके किसी ईपीएफ अकाउंट से, और वो अमाउंट जो है यहाँ पे यदि 50,000 और मोर है, तो उस केस में आपको 10% यहाँ पे क्या होगा, टीडीएस डिडक्ट होगा। उसके बाद होता है सेक्शन 193। सेक्शन 193 बात करता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की। सिक्योरिटीज का मतलब होता है यहाँ पे बॉन्ड और डिवेंचर्स। ठीक है, इसमें क्या है, तीन लिमिट्स है। एक तो है 10,000 का, एक 5,000 का, और थर्ड को कोई लिमिट ही नहीं है। तो 10,000 का लिमिट है, ये किस पे है, इंटरेस्ट ऑन 8% सेविंग टैक्सेबल इन 2003, और 7.75% सेविंग टैक्सेबल इन 2018। यहाँ पर जो है 1 अक्टूबर 2024 से कुछ फ्लोटिंग रेट बॉन्ड है, उनको भी यहाँ पे क्या करते हैं, इंक्लूड कर लिया गया है। तो यदि आप इन वाले बॉन्ड्स पे यदि कोई इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, और वो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो 10,000 रुपये से ज्यादा का है, तो ही यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होगा, कितने से, 10% की रेट से। दूसरा केस है कि यदि आप क्या करते हो, कोई डिवेंचर्स है जिसने के द्वारा पब्लिक कंपनी द्वारा इश्यू किए हुए हैं, और कंपनी क्या करती है, अपने जो डिवेंचर होल्डर को उसको इंटरेस्ट पेमेंट करती है, और वो इंटरेस्ट जो है 5,000 रुपये से ज्यादा का है, तो उस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10% से टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यदि कोई केस है, इसके अलावा यदि कोई केस है, तो उस केस में यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो सपोज मान लो कोई कंपनी ने अपने बॉन्ड इशू कर रखे हैं, और जो बॉन्ड कंपनी ने इशू कर रखे हैं वो इस नेचर के नहीं है, तो उस केस में भले ही वो 1,000 रुपए का भी पेमेंट कर रही है, तो उस केस में उसको क्या करना पड़ेगा, 10% से टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ये बात करता है यहाँ पे सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की। ठीक है, चलिए आता है सेक्शन 194। सेक्शन 194 बात करता है डिविडेंड इंक्लूडिंग डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसके केस में बोलता है कि यदि जो अमाउंट ऑफ 5,000 से ज्यादा का है, तो उस केस में आपको यहाँ पे क्या होगा, 10% की टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। सेक्शन 194 ए, सेक्शन 194 ये बात करता है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी सेक्शन 193 में कवर हो गया, तो यहाँ पे इसके अलावा यदि कोई इंटरेस्ट है, तो उस केस में आ जाएगा सेक्शन 194 ए में। कितना परसेंट से टीडीएस डिडक्ट होगा, 10% से टीडीएस डिडक्ट होगा। लेकिन ध्यान रखना, यदि कोई इंटरेस्ट का पेमेंट करने वाला कौन है, बैंकिंग कंपनी है, कोऑपरेटिव बैंक है, और पोस्ट ऑफिस है, और ये 10% में क्या करता है, कोई इंटरेस्ट पेमेंट करता है, जैसे कि एफडी है, तो यदि एफडी का इंटरेस्ट पेमेंट करता है, वो एफडी का अमाउंट यदि 40,000 से ज्यादा है, या फिर सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 से ज्यादा है, तो ही टीडीएस डिडक्ट होगा, अदरवाइज टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इसके अलावा कोई केस है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 5,000 रुपए की लिमिट है, 5,000 रुपए तक कोई टीडीएस नहीं है। 5,000 से ज्यादा पर क्या हो जाएगा, 10% का यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 194 बी। ठीक है, तो ये कुछ सटोरी लोग होते हैं, वो आते हैं सेक्शन 194 बी में। तो इसमें देखो, कोई लॉटरी से इनकम निकल गई, ठीक है, मालामाल वीकली, क्रॉसविन रिजल्ट्स आ गए, कार्ड गेम्स आ गए, एनी अदर गेम, गैम्बलिंग बेटिंग है। लेकिन इसमें रहना विनिंग्स ऑनलाइन गेम्स नहीं है। विनिंग ऑनलाइन गेम्स क्या है, जैसे माई इलेवन सर्विस हो गया, ड्रीम इलेवन सर्विस हो गया, ठीक है ना। इस केस से जो ऑनलाइन गेम से जो इनकम हो रही है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए अलग से सेक्शन लगा रखा है। तो ये जो आपकी विनिंग्स हुई है, विनिंग्स यदि 10,000 से ज्यादा की है, तो उस पर 30% से लगभग टीडीएस होगा। अब बताती है, यदि ऑनलाइन गेम से यदि आपको कोई इनकम है, तो उस केस में भी 30% से टीडीएस होगा। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, यहाँ पे कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। उसके बाद आ जाती है विनिंग फ्रॉम हॉर्स से। यदि आपको घुड़सवारी पसंद है, और घुड़सवारी से यदि आपके कुछ क्या होती है, इनकम होती है, विनिंग्स होती है, तो उस केस में भी 30% टीडीएस होगी, यदि उसकी जो अमाउंट है वो 10,000 से ज्यादा का है। चलिए,
उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 194 सी, पेमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्टर। तो यदि आप कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हो, ठीक है, और यदि वो इतने पेमेंट करते हो, वो सिंगल पेमेंट यदि आप 30,000 से ज्यादा का करते हो, या फिर उसके उसमें एग्रीगेट पेमेंट जो है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा करते हो, तो आपको यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। लेकिन टीडीएस डिडक्ट करने से पहले ये देख लेना कि सामने वाला जो पेई है, मतलब जिसको आप पेमेंट कर रहे हो या जो पेमेंट रिसीव कर रहा है, वो इंडिविजुअली एचयूएफ है, तो 1% से टीडीएस काटना। और यदि इसके अलावा कोई पर्सन वाली कंपनी है, तो उस केस में यहाँ पे 2% से यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट कर लेना। ठीक है। चलिए, उसमें आता है सेक्शन 194 डी। डी की बात करता है इंश्योरेंस कमीशन की। तो इंश्योरेंस कमीशन के केस में क्या ध्यान रखना है, यदि वो 15% से ज्यादा का है तो यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होगा। यदि रेजिडेंट इंडिविजुअल है 5% और डोमेस्टिक इंडिया तो 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा। उसके बाद आता है सेक्शन 194 डी। सेक्शन 194 डी बात करता है एनी सम अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नॉट कंडीशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 1010 डी। और जो यहाँ पे जो इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपको amount मिला है वो यदि कितना है, 1 लाख या उससे ज्यादा का है, तो उस केस में नहीं होगा, 5% और उसके बाद जो है 2% का टीडीएस डिडक्ट होगा। उसके बाद होता है सेक्शन 194 जी। सेक्शन 194 जी में कहता है कमीशन ऑन सेल ऑफ मंथली टिकट्स। ठीक है, तो यदि आप मंथली के टिकट्स वगैरह सेल करते हो, उस पे जो कमीशन है, कमीशन का जो अमाउंट है वो 15,000 से ज्यादा का है, तो उस केस में ध्यान देंगे 30 से 5%, उसके बाद जो है 2% से टीडीएस डिडक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेक्शन 194 एच, कमीशन ऑन ब्रोकरेज। तो देखो, इंश्योरेंस कमीशन है तो 194 डी में चला गया। कमीशन ऑन सेल मोटी टिकट सब डी में चला गया। इसके अलावा यदि कोई कमीशन है, कोई ब्रोकरेज है, तो वो कमीशन या ब्रोकरेज कितनी है, 15,000 रुपए से ज्यादा की है, तो उस केस में ध्यान रखना 30 सितंबर 5%, और 1 अक्टूबर से कितना है, 2% का टीडीएस डिडक्ट होगा। चलिए, अब बात आती है सेक्शन 194 आई। सेक्शन 194 आई होता है रेंट का। आई का मतलब यहाँ पे क्या है, रेंट। तो रेंट का जो अमाउंट होता है 2,40,000 रुपए से ज्यादा का ही है, तो आपको देखना पड़ेगा कि मुझे रेंट प्लांटर मशीन के इक्विपमेंट के लिए तो 2% से टीडीएस डिडक्ट होगा, और अदर देन प्लांटर मशीन इक्विपमेंट मतलब लैंड बिल्डिंग फर्नीचर फिटिंग्स के लिए तो यहाँ पे कितना, 10% से टीडीएस डिडक्ट होगा। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 194 आई है। सेक्शन 194 ये बात करता है यदि आपने कोई पेमेंट किया किस पे, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड पे, और वो जो अमाउंट है यहाँ पे जो कंसिडरेशन है 50 लाख है उससे ज्यादा का है, तो यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होगा। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। किसका, कंसिडरेशन ऑफ एसडीवी विच एवरेज हायर का। कंसिडरेशन ऑफ एसडीवी विच एवरेज हायर पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा 1%। इस वाले सेक्शन में ध्यान रखना, एग्रीकल्चर जो नहीं होती है उस केस में यहाँ इसकी कवर नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 194 ए, पेमेंट पेमेंट ऑफ रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल रिचुअल। तो ऐसे इंडिविजुअल रिचुअल सेक्शन 194 आई में कवर नहीं होंगे, वो 194 आई में आ जाएंगे। और ध्यान रखते हैं यदि वो रेंट का पेमेंट करते हैं किससे, 50,000 पर मंथ। यहाँ पे जो रेट आप देखिए पर मंथ की है, 50,000 पर मंथ से ज्यादा का यदि आप रेंट का पेमेंट करते हो, मतलब आपका कोई फ्लैट क्या लेकर रेंट ले रखा है और उस पर आप 80,000 रुपए पर मंथ रेंट पे करते हो, तो उस केस में ध्यान रखना आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। कितना, 30 सितंबर 1% से कितना, 2% का टीडीएस होगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 194 जे। 194 जे बात करता है यदि आप क्या करते हो, फीस पे करते हो, किसका, प्रोफेशनल सर्विस, टेक्निकल सर्विस, रॉयल्टी, नॉन कॉम्पीट फी, डायरेक्टर रेम्युनरेशन। तो उस केस में ध्यान रखना आपको 30 ये तो उस केस में आपको 10% से टीडीएस अमाउंट कितना है, 30,000 से ज्यादा का है। कितना, 30,000 से ज्यादा का है। ध्यान रखना यदि आप पेमेंट करते हो किसी डायरेक्टर ऑफ कंपनी को, तो इस केस में यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं है यदि आप क्या करते हो, किसी डायरेक्टर को पेमेंट करते हो। ध्यान रखना, ये जो 30,000 का लिमिट होता है ना, ये सबके लिए इंडिविजुअल होता है। मतलब प्रोफेशनल सर्विस के लिए 50,000, टेक्निकल सर्विस के लिए अलग से 30,000, रॉयल्टी के लिए अलग से 50,000। अब यहाँ पे बात ध्यान रखना, यदि कोई कॉल सेंटर में बिजनेस है, उसके अंदर 2% का टीडीएस रेट होगा। यदि इसमें टेक्निकल सर्विस है तो 2% का टीडीएस रेट होगा। और यदि रॉयल्टी है, रॉयल्टी किससे रिलेटेड है, सेल डिस्ट्रीब्यूशन एग्जीक्यूशन सिनेमेटोग्राफी फिल्म से रिलेटेड है, तो यहाँ पे 2% का टीडीएस रेट होगा। उसके अलावा जो भी केसेस है उसमें 10% से टीडीएस रेट होता है। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन आता है 194 पे। 194 पे बात करता है इनकम फ्रॉम यूपीआई या म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में यूपीआई से यदि कोई इनकम होती है और वो इनकम 5,000 से ज्यादा की है, तो 10% से यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होगा। 194 ये कहता है यदि आपको कंपनसेशन मिला किससे, अक्वाजिशन ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, और कंपनसेशन का भेजने का रुपए से ज्यादा है, तो उसमें 10% से टीडीएस डिडक्ट होगा। सेक्शन 194 एंड बात होता है मिक्सचर। मिक्सचर किसका, तीन चीजें होती है यहाँ पे, एक तो 194 सी का कॉन्टेक्ट, 194 किसका एच का कमीशन, 194 जे का। तो वो सेक्शन में ध्यान रखना, ऐसे पर्सन जो यहाँ पे 194 सी, 194 एच, 194 जे में कवर नहीं हुए, ऐसे पर्सन जो 194 सी, एच और जे में कवर नहीं हुए, तो वो 194 एम में कवर हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे जो लिमिट है वो कितने की, 50 लाख रुपए की लिमिट है। तो 50 लाख रुपए से ज्यादा का यदि आप पेमेंट करते हो, तो उस केस में 30 सितंबर तक 5%, और उसके बाद 2% का यहाँ पे टीडीएस होगा।
नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 194 एन एन का बात करता है कैश विड्रॉल। यदि आपने क्या किया कैश विड्रॉल किया तो उस केस में ध्यान रखना यदि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो 3 करोड़ से ज्यादा का यदि उसने कैश विड्रॉल किया तो टीडीएस डिडक्ट होगा और अदर केस में यदि उसने 1 करोड़ से ज्यादा कैश विड्रॉल किया तो उसमें टीडीएस डिडक्ट होगा। लेकिन टीडीएस कितना जो है डिडक्ट होगा वो 2% से टीडीएस डिडक्ट होगा। कितने से? 2% से। लेकिन ध्यान रखना आप डिफॉल्टर हो। यदि आप डिफॉल्टर हो उस केस में यहाँ पे क्या है, यदि आप कैश इनकम करते हो 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में तो उस केस में 2% और यदि मोर देन 1 करोड़ करते हो तो उस केस में 5% से टीडीएस डिडक्ट होगी। ये जो रेट है वो किस में लगेगी? डिफॉल्टर के केस में लगेगी। ये जो 1 करोड़ की लिमिट है ये 3 करोड़ हो जाएगी आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 194 पी पी फॉर पेंशन। पी फॉर पेंशन तो उस पेंशन के केस में यहाँ पे क्या होगा? बस स्लैब रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा। सेक्शन 194 की बात करता है परचेज ऑफ गुड्स के बारे में। तो परचेज ऑफ गुड्स यदि 50 लाख रुपए से ज्यादा का है तो 0.1% से क्या होगा? यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होगा। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 194 आर। सेक्शन 194 आर बात करता है एनी बेनिफिट और परक्यूजन। यदि आपको बेनिफिट या परक्यूजन मिलते हैं आपको किससे? आपके बिजनेस या प्रोफेशन से, भले ही कैश में है, टाइम में है, पार्टली कैश में, पार्टली कार्ड में, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वो 20,000 से ज्यादा का है तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा? 10% से टीडीएस डिडक्ट होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 196। 196 ये कहता है कि यदि आपने कोई इंटरेस्ट या अदर इनकम में पेमेंट किया किसके? कुछ गवर्नमेंट के चुनिंदा लोगों को, तो उस केस में आपको यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें कौन करेगा? देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया, आरबीआई को पेमेंट किया। यदि आपने किसी कॉर्पोरेशन जो एस्टेब्लिश जो है अंडर सेंट्रल और जो गवर्नमेंट म्यूचुअल फंड स्पेसिफिक सेक्शन 1023 डी है तो उस केस में यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है। इसमें 2 सेक्शन और रहते हैं, सेक्शन 206 डबल ए और 206 ए बी। 206 डबल ए क्या बात करता है? अभी हमने बात की थी कि एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। ए ने बी को क्या किया? कुछ पेमेंट किया। तो ए की क्या है? जिम्मेदारी है कि वो क्या कर ले? उस पर टीडीएस डिडक्ट कर ले। ठीक है। तो बी की भी कुछ जिम्मेदारी है। बी की जिम्मेदारी ये है कि वो ए को क्या करे? अपना पैन नंबर फिनिश कर दे। ए की जिम्मेदारी है कि जब बी को पेमेंट कर रहा है तो उस पर टीडीएस डिडक्ट कर ले। बी की जिम्मेदारी है कि जब बी की जिम्मेदारी है कि उस ए को अपना पैन फर्निश कर दे। तो ये सेक्शन यही कहता है कि जो डिडक्टिव है भैया, डिडक्टिव जिसका टैक्स डिडक्ट यानी टीडीएस डिडक्ट होने वाला है और वो डिडक्टर को अपना पैन फर्निश नहीं करता तो इस केस में जो डिडक्टर है ना वो हायर रेट से टीडीएस क्या कर लेगा? डिडक्ट कर लेगा। और हायर रेट क्या होगी? जो भी आपकी टीडीएस रेट है रेस्पेक्टिव सेक्शन की और 20% विचेवर इज हायर। लेकिन ध्यान रखना 194 के केस में जो है वो 5% होगा। सपोज 194 जे का केस है, 194 जे में जो आपकी टीडीएस की रेट है वो 10% है। लेकिन यहाँ पे जो डिडक्टी है उसने पैन फर्निश नहीं किया तो बताओ रिस्पेक्टिव जो टीडीएस रेट है सेक्शन में वो 10% और 20% विच एवर इज हायर यानी 20% से आपको टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये सेक्शन आता है सेक्शन 206 ए बी। 206 ए बी क्या बात करता है? पहली बात तो ये सेक्शन लिमिट हो चुका है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 25। तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में इससे कोई क्वेश्चन आएगा। ये जो है क्या बोलता है ये सेक्शन? ये बोलता है कि यदि आपने यहाँ पे क्या किया? कुछ डिफॉल्ट किया है और ये डिफॉल्ट कौन से ईयर का है? तो ये डिफॉल्ट जो है वो प्रीवियस ईयर, यहाँ पे ध्यान रखना 22-23 का आपको देखना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर 22-23 का आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है प्लस उस ईयर में आपका जो टीडीएस है प्लस सेम सेक्शन टीसीएस में भी है। ठीक है ना? तो आपका टीडीएस और टीसीएस का जो अमाउंट है वो 50,000 से ज्यादा का है। ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा? तो हायर रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा और वो हायर रेट क्या होगी? प्राइस द टीडीएस रेट। तो जो भी टीडीएस रेट है उसका क्या प्राइस कर दो और 5% विच एवर इज हायर से ये आपकी टीडीएस डिडक्ट होगा। ये जो सेक्शन है ना ये सेक्शन बहुत सी जगह अप्लीकेबल नहीं होता। कहाँ पे? 192 पे अप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है। मतलब 192 में आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो तो आपको इस प्रोविजन की अप्लीकेबिलिटी देखने की जरूरत नहीं है। 192 ए में, 194 बी, बीए, डबल बी, 194 आईए, आईबी, एन और एन के केस में ये अप्लीकेबल नहीं होता। यदि कोई एनआर है, एनआर जिसका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो उस पर ये अप्लीकेबल नहीं होता। और एंड आता है आरबीआई। ठीक है। तो उस केस में इन तीनों लोगों पे ये जो है 3 केस में ये प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होते। ठीक है। अब बात आती है यदि 206 डबल ए 206 ए बी में लड़ाई हो जाए तो क्या होगा? देखो 206 डबल ए भी बात करता है हायर रेट से टीडीएस डिडक्ट करने के लिए और 206 ए बी भी बात करता है हायर रेट से टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। तो किसकी बात मानी जाए? तो यहाँ पे नोट होता है कि जिसकी रेट ज्यादा है उसकी बात मान लो। दोनों सेक्शन में जिसकी रेट टीडीएस की ज्यादा रही है उस रेट से क्या होगा? टीडीएस डिडक्ट कर लो। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया? अपने जितने भी टीडीएस रेट्स थी रेलेवेंट वो हमने यहाँ पे क्या करनी? रिवाइज करनी। अब हम नेक्स्ट रिवीजन पे चलते हैं और वो है टीसीएस रेट्स का रिवीजन। ठीक है। देखो टीसीएस में क्या होता है? अभी हम क्या देख रहे थे? टीडीएस में तो जो डिडक्टर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, मतलब जो पेमेंट कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो क्या कर ले? पेमेंट करते समय टीडीएस डिडक्ट कर ले। टीसीएस में क्या होता है कि जो पेमेंट रिसीव कर रहा है
पेमेंट जो रिसीव कर रहा है, उस रिसीवर की ज़िम्मेदारी है वो क्या कर ले, टीसीएस कलेक्ट कर ले। सपोज़ कि मैं क्या करता हूँ, एक व्हील खरीदने जाता हूँ शोरूम पे और मैंने 50 लाख रुपए का व्हील खरीदा, तो शोरूम वाले की ज़िम्मेदारी है कि जब मैं उसको पेमेंट कर रहा हूँ, तो वो मेरा टीसीएस कलेक्ट कर ले। तो बताओ कौन से सेक्शंस आते हैं? सबसे पहले सेक्शन आता है 206C1। 206C1 में 3 लिखते हैं, एक तो 1% का, एक 5% का और एक है 2.5% का। तो देखो 1% का रेट कब है? जब एल्कोहलिक लिकर फिर ह्यूमन कंजम्पशन है। इसके लिए मिनरल्स, कोल, लिग्नाइट, आयरन है। तो इस केस में 1% का है। टेन लीव्स के केस में कितना है? 5% का है। टिम्बर वगैरह है तो 2.5% का, और अदर देन टिम्बर भी है तो कितना? 2.5%। ठीक है, तो तीन रेट्स आपको इसमें क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, 1%, 5% और 2.5% वाली। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है 206C1C। इस केस में ध्यान रखना, यदि आपको कोई लीज लाइसेंस या फिर कोई ट्रांसफर ऑफ राइट्स होते हैं किसी पार्किंग लॉट्स पे, टोल प्लाजा, माइनर क्यूरी में, तो इस केस में यहाँ पे क्या होता है, 2% का टीडीएस टीसीएस कलेक्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 206C1 एस बी, कहता है यदि आप सेल ऑफ मोटर व्हीकल करते हो वैल्यू एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज का। तो जैसे अभी मैं शोरूम में गया था 50 लाख रुपए की गाड़ी लेने के लिए, तो उस केस में बताओ यहाँ पे टीसीएस कलेक्ट होगा, बिल्कुल 1% से यहाँ पे क्या होगा, टीसीएस कलेक्ट होगा। तो शोरूम वाले की जिम्मेदारी होती है कि वो मेरा टीसीएस कलेक्ट कर ले। उसका मतलब 206C1 206C1 क्या कहते हैं, ये बात करते हैं यदि आप रेमिटेंसेस करते हो। रेमिटेंसेस करते हो, यदि वो रेमिटेंस किसके लिए होगी, यदि आप परचेस करते हो क्या, कोई ओटीपीपी, ओवरसीज पैकेज, और जो अमाउंट है कितना है, 7 लाख रुपया, उससे कम का है तो 5%, 7 लाख रुपए से ज्यादा का है तो 20% से यहाँ पे क्या होगा, टीसीएस कलेक्ट होगा। एक बात कहती है कि यदि आप डायरेक्ट पैसा क्या भेज देते हो, यहाँ तो आपने क्या किया, एक टूर पैकेज परचेज किया है, लेकिन ये जो केस आता है इसमें क्या करते हो, आप डायरेक्ट पैसा इंडिया के बाहर भेज रहे हो। ठीक है, तो यदि आप अमाउंट जो है वो रेमिट कर रहे हो, वो जो अमाउंट है वो 7 लाख रुपए उससे कम का है, तो ध्यान रखना उस पर कोई टीसीएस यहाँ पे कलेक्ट नहीं होगा। लेकिन यदि अमाउंट जो है वो 7 लाख रुपए से ज्यादा की है, यदि 7 लाख रुपए से ज्यादा की है, तो हमें देखना पड़ेगा कि वो उसका पर्पस क्या है। उस पर्पस के हिसाब से यहाँ पे तीन रेट दे रखी है, एक तो 5% की रेट है, 20% की रेट है और एक 0.5% की रेट है। तो ध्यान रखना, यदि आप पैसा रेमिट कर रहे हो किसके लिए, एजुकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो 5% से टीसीएस कलेक्ट होगा। यदि आप रेमिटेड करते हो एनी अदर पर्पस के लिए, तो 20% से टीसीएस यहाँ पे कलेक्ट होगा। लेकिन फाइव वाले केस समझना, ये बोलता है कि यदि आप क्या करते हो, रेमिटेड करते हो किससे, लोन का पैसा, तो आपने क्या किया, इंडिया में कोई लोन लिया किसके लिए, एजुकेशन के लिए। अगर वो जो आपने लोन लिया है एजुकेशन के लिए, वो पैसा आप इंडिया के बाहर क्या कर रहे हो, भेज रहे हो, और वो लोन जो आपने लिया है वो किससे लिया है, वो आपने लिया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिफाइंड इन सेक्शन 80E। सेक्शन 80E क्या कहता है, सेक्शन 80E कहता है कि आप क्या करते हो, अपने सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए, अपने चिल्ड्रंस के लिए क्या लेते हो, आप यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हो, तो वहाँ पे क्या करते हो, आपको यहाँ पे एक बेनिफिट मिलता है इंटरेस्ट पेमेंट का, वो नहीं मिलता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो लोन लेते हो। तो वहाँ पे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डेफिनेशन है वही यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, लिया है कि वो यदि आपने वो जो 80E में जो डिफाइंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से यदि आपने लोन लिया है, वही प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। और वो जो पैसा आपने लिया है, वो पैसा आप क्या कर रहे हो, लोन का पैसा इंडिया के बाहर भेज रहे हो। ठीक है, आप किसके लिए, एजुकेशन पर्पज के लिए। तो उस केस में यहाँ पे आपको 0.5% से क्या होगा, टीसीएस कलेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है 206C1H। 206C1H कहता है सेल ऑफ गुड्स ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग ₹50 लाख। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.1% से यहाँ पे टीसीएस कलेक्ट होगा। तो यहाँ पे टीसीएस के सेक्शन हो जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट सेक्शन आया 206CC। तो देखो सेम जैसे यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि इसमें था कि टीडीएस के केस में भी उसको अपना पैन नंबर फर्निश करना है किसको, डेबिटर को। तो यहाँ पे जिम्मेदारी है कब इसकी, एक ही। तो जो आदमी अब यहाँ पे पेमेंट कर रहा है, माने कि मैं क्या लेने गया, शोरूम में कार लेने गया, तो जब मैं उसको पेमेंट कर दूँ 50 लाख का, तो साथ ही साथ मेरी जिम्मेदारी बनती है कि भैया मैं उसको क्या कर दूं, अपना पैन नंबर फर्निश कर दूं। यदि पैन नंबर यहाँ पे मैं फर्निश नहीं करूंगा, तो उस केस में क्या होगा, वो हायर रेट से टीसीएस कलेक्ट होगा। वो हायर रेट क्या होगी, टीसीएस रेस्पेक्टिव सेक्शन की, और 5% विच एवर इज हायर। लेकिन ध्यान रखना, यदि 206C1H का केस है, यदि सेल ऑफ गुड्स वाला केस है, तो उस केस में टीसीएस की रेट कितनी हो जाएगी, 1% की हो जाएगी। ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी किसके लिए, एनआर नॉट हैविंग पीई इन इंडिया के लिए। ठीक है, मतलब तो आप एक बार ध्यान रखो, चाहे टीडीएस हो चाहे टीसीएस हो, आपको यहाँ पे पेन जरूर से देना, मतलब जिसका भी टैक्स कलेक्ट होगा उसको पेन नंबर तो आप लोगों को देना ही देना है, नहीं तो हाई रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा। टीडीएस वाले केस में क्या होता है, 20% होती है, टीसीएस के केस में कितना होता है, 5% होता है। यहाँ पे नाम होता है मैक्सिमम टीसीएस की रेट है वो कितनी है, 20% है, मतलब 20% से ज्यादा जो है यहाँ पे आप कलेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है 206CC है, ये सेम सेक्शन था जो हमने अभी टीडीएस में लेके आए, ये भी ऑमिट हो चुका है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए तो रिलेवेंट है, लेकिन ये ओमिट हो चुका है, तो एग्जाम में इसका रिलेवेंस बहुत कम रहने वाला है। 206CC ए, सेम सेक्शन, सेम बात बोलता है कि यदि दोनों में लड़ाई करते हैं तो कौन जीतेगा, तो जिसमें ज्यादा रेट होगी वो वो होगा, हम क्या कर लेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, जो जिसमें ज्यादा रेट होगी वो रेट हम क्या कर लेंगे, चूज कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो नोट भी हुए हैं।
नोट नंबर 1 क्या कह रहा है? यदि ध्यान रखिए सेक्शन 2061 एच वर्सेस 194 क्यू इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो ये दोनों ही बात करते हैं किसकी? गुड्स से रिलेटेड। ये बात करता है किसका? ये भी बात करता है गुड्स से रिलेटेड टीडीएस की बात करता है। ये गुड्स से रिलेटेड बात करता है किसकी? टीसीएस की बात करता है। दोनों में लड़ाई होगी। ये बोलता है मैं तो टीसीएस का दूँगा, ये बोलता है मैं टीडीएस का दूँगा। तो यहाँ पे बताओ कौन जीतेगा? यहाँ पे 194 क्यू जीतेगा। मतलब यदि कोई ऐसा यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन है जिस पे दोनों सेक्शन अप्लाइज़ हो रहे हैं, तो हमें क्या करना है? टीडीएस डायरेक्ट करना है 194 क्यू में। सेम यहाँ पे एक नोट हो रहा है जिसमें बोल रहा है कि 2061 है, 1F है और 1G का केस है और वर्सेस 194 क्यू है। तो फिर कौन जीतेगा? तो उस केस में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। टीसीएस के जो प्रोविजन है वो क्या करेंगे? प्रिवेल करेंगे। टीडीएस इस केस में यहाँ पे कलेक्ट नहीं होगा। ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे जो है आपका पूरा का पूरा जो ये रिवीजन है ये कंप्लीट होता है आपके टीडीएस और टीसीएस रेट्स का। आपको ये रिवीजन कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और आपको किस टॉपिक पे जो है ऐसे क्विक रिवीजन चाहिए वो भी आप जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।